सामने और भी बहुत इकोनॉमी, एक रेवेन्यू अपने आप में एक चैलेंज है, और उसके साथ साथ जो दिन प्रतिदिन की हमारी वर्किंग है उसको वापस कैसे लाया जाए वो एक चैलेंज है। एमएचए की गाइडलाइंस 15 तारीख को आई थी और उसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि फेस्ड मैनर में इंडस्ट्री को खोला जाएगा। 19 तारीख को हमारा पोर्टल पब्लिक हुआ था और उसके बाद हमारे पास अब तक 4350 के लगभग अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज ने एप्लीकेशन लगाई, जिसके अंदर हमने एसेंशियल को तो जहां पहले परमिट कर रखा था वहां रेगुलर यूटिलाइजेशन के अंदर आने वाली इंडस्ट्री को भी देखते हुए लगभग 11,816 एम्प्लॉयज को पूरे हरियाणा के अंदर, खास तौर पर जो इन सेटू अपनी फैक्ट्रियों के अंदर एम्प्लॉयज को रखकर कार्य शुरू कर सकते हैं, परमिट किया है। हमारे पास लगभग 3700 अभी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं, जिनके ऊपर रेगुलरली एसडीएम लेवल पर, एडीसी लेवल पर और डीसी लेवल पर कार्य चल रहा है। जो एसेंशियल के साथ साथ अगर चेन सप्लाई की इंडस्ट्री है, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, उनको भी हमने प्रेरित किया है कि वो कार्य करें। जहां कंस्ट्रक्शन साइट्स की बात, लगभग 31,000 से ऊपर लेबर हमारे पास अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स में थी, जिसमें गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर जहां कंटेमिनेटेड जोन नहीं है उनको हमने परमिट किया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर मास्क हर एम्प्लॉय पहने, उसको फॉलो करते हुए शुरू करें। वहीं ईंट के भट्टे, जहां हमारे पास 3.25 लाख के आसपास लेबर स्टैंडर्ड थी, जो एनजीटी के नॉर्म्स में नहीं आते, उनको हमने परमिट किया है कि वो अपना कार्य शुरू करें, जिससे आगे कंस्ट्रक्शन को भी यूज मिले और उस एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन बैक टू नॉर्मल लाइफ आए। एक चीज और हरियाणा सरकार ने शुरू करी थी, बहुत सी ऐसी हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि हमारी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग पड़ी है, जिनके लोगों के 22 से पहले के अपॉइंटमेंट थे। फेस्ड मैनर में 25 रजिस्ट्री पर दिन के हिसाब से जिलों के अंदर, तहसील सब तहसील में हमने परमिट किया। 2 दिनों के अंदर लगभग 60 रजिस्ट्रियां पूरे हरियाणा के अंदर हुई है, जिससे हरियाणा सरकार को भी लगभग 57 लाख का रेवेन्यू जनरेट हुआ। बात हमारे कॉल सेंटर की है। एवरेजली हमारे पास 5,000 से ज्यादा हर रोज कॉल आ रही है। 97% जो कॉल्स कॉल सेंटर पर आ रही हैं, उनको हमारे 8 एचसीएस एचपीएस लेवल के अधिकारी मॉनिटर भी कर रहे हैं। और एक अच्छी चीज जो देखने में आई कि जिस तरह की फूड की डिमांड पहले आती थी, लगभग 1,500 से 2,000 कॉल्स हमारे पास डेली फूड के लिए आती थी, वो कल और परसों में 950 की एवरेज में आई है। तो इसका मतलब लोगों को उनके दिन प्रतिदिन की चीज़ों को हम पहुंचाने में कामयाब रहे। हेल्थ के संबंधित जो कॉल्स, पैनिक कॉल्स जिनको हम कहते थे कि मेरे खांसी होगी, डॉक्टर चाहिए, उनके अंदर भी हमें 50% का डिक्लाइन मिला है। इसका मतलब लोग अब जागरूक हुए। एक चैलेंज हमारे सामने बिल्कुल रहा प्रोक्योरमेंट का, और 2 दिन हो गए उसको बारी बारी विषय बनाया जा रहा है। मैं एक डाटा आपके साथ साझा जरूर करूंगा
कि हमने सरसों की खरीद 15 तारीख से शुरू करी। सरसों के अंदर 58,000 ट्रालियां, जिनको हम गेट पासिस कहते हैं, हमारे कटे और लगभग 1,56,000 मेट्रिक टन सरसों सरकार ने प्रोक्योर करी। हमारा ये मानना है कि अगले 15 से 20 दिन के अंदर हम लगभग 80% से ऊपर हमारे किसानों की सरसों को प्रोक्योर कर पाएंगे। गेहूं जो पिछले 2 दिनों से प्रोक्योर होनी शुरू हुई है, इसके अंदर पहले दिन में आप लोगों ने भी रिपोर्ट करी है 94,000 मेट्रिक गेहूं मंडियों के अंदर आई, गेट पासेस कटे और प्रोक्योरमेंट शुरू हुई। कल वो आंकड़ा शाम तक 2,80,000 मेट्रिक टन से भी ऊपर रिकॉर्ड हुआ। बहुत से लोग बारी बारी ये कह रहे हैं कि इसके अंदर सरकार का फेलियर रहा है। 2 ही ऐसे प्रदेश है, हरियाणा और पंजाब, जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं की प्रोक्योरमेंट चलती है। पंजाब का जो मैंने आंकड़ा, क्योंकि पंजाब में एक सिंगल एजेंसी प्रोक्योरमेंट करती है, उनसे मंगाया तो पहले दिन के अंदर केवल मात्र 3119 मेट्रिक टन प्रोक्योरमेंट हुई और दूसरे दिन के अंदर 39,196 मेट्रिक टन प्रोक्योर हुई। तो कुल मिलाकर 42,200 के लगभग मेट्रिक टन पंजाब के अंदर 2 दिनों में प्रोक्योर हुई, जबकि हरियाणा ने 2,82,000 के लगभग प्रोक्योरमेंट करी। तो अपने आप में दिखाता है कि हमारे आड़ती, हमारे किसान मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर इस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के अंदर सरकार का पूरा सहयोग दे रहे हैं। कई मंडियों के अंदर ये समस्या भी आई कि वहां पर स्ट्राइक चली। हमने सभी लोगों से आग्रह किया है कि ये टाइम स्ट्राइक का नहीं, ये टाइम मिलकर इस कोरोना की लड़ाई से भी लड़ने का और किसान के एक एक दाने का पैसा किसान को मिले उसका भी। इसकी मंडी कहीं एलोकेटेड है और चाहते हैं कि उसी की प्रोक्योरमेंट आप करें, तो उसकी भी लिखित में मार्केट सेक्रेटरी से लिस्ट हमें उपलब्ध करा दे कि हम SMS की जो सुविधा से किसान को बुलाया जाता है, उसका एक ही कारण है कि किसान को मंडी में तो बुलाया जाए मगर नंबर्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। आज हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि एक मंडी में एक टाइम पे 5,000 किसान आ जाए, जिससे जो हालात दिल्ली में फैले हैं, आपने स्वयं देखा कि किस प्रकार से एक स्थान पे एकत्रित हुए हुए लोग कितने बड़े नंबर के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आपने स्वयं देखा कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से 100 से भी ऊपर पत्रकार इससे इफेक्टेड पाए गए। धारावी जैसी जगह जो कितनी हाईली पॉपुलेटेड है, आज वहां डेथ रेट कितना बढ़ चुका है। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर मानती थी, आज पिछले 24 घंटे में 2500 लोग उस अमेरिका के अंदर अपनी जान खो चुके कोरोना की इस महामारी से। इसलिए हमारा प्रयास है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, कम मात्रा में लोग एकत्रित हो, उसको देखते हुए प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को हम प्रॉपरली आगे ले। इसके लिए मैं बधाई दूंगा हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जिनने फार्मर की, किसान की सेफ्टी के लिए 13 लाख मास्क 3 प्लाई जो घर में बनते हैं वो बनाकर मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से हर मंडी में उपलब्ध कराए हैं कि फार्मर भी मास्क की व्यवस्था का उपयोग करें। वहीं सैनिटाइजेशन के लिए किसानों द्वारा भी अपने स्प्रे पंप और साथ में होंडा ने भी CSR के माध्यम से हर ब्लॉक में एक पंप फ्यूमिगेशन के लिए ट्रॉलियों की भिजवाने का काम किया है, जिससे ट्रॉलियों को बारी बारी सैनिटाइज किया जाए। और आपके माध्यम से मैं तमाम किसानों को भी, आड़तियों को भी एक ही चीज कहना चाहूंगा
कि हम आपका एक एक दाना प्रिक्योर करने का काम करें। अगर मैं पार्लियामेंट के अंदर किसान के ट्रैक्टर की लड़ाई लगता हुआ ट्रैक्टर ले जा सकता, अगर जरूरत पड़ी तो उसी ट्रैक्टर के साथ सारी ट्राली लाकर भी एक एक दाना परचेज करूंगा। टाइम जरूर लग सकता है, और इस महामारी के अंदर किसान भी इस बात को समझ रहा है कि अगर 2-4 दिन लेट भी प्रिक्योरमेंट होगी तो भी उसका सरकार एक एक दाना खरीदेगी। और हमारा प्रयास है कि उसकी प्रिक्योरमेंट के तो उसका पैसा आड़ती के पास भेजा जाएगा और 3 दिन के अंदर किसान के खाते में उसका पैसा डलवाने का हम काम करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल जरूर शेयर करना चाहूंगा। मैंने प्रयास किया जब हमने नंबर ऑफ मंडीज बढ़ाने का कार्य किया तो मार्केटिंग बोर्ड ने और तमाम एजेंसीज ने मिलकर किसानों से भी आड़तियों से भी ऑप्शन मांगा कि आपके यहाँ कोई पक्के मैदान हो, कोई मिल हो जहां व्यवस्था है किसान का मौसम खराबे की वजह से भी फसल में नुकसान ना हो। तो हमने कुरुक्षेत्र का एक चार्ट बनाया है, मैं आपके साथ शेयर कर लूं। अगर आप देखेंगे तो पूरे कुरुक्षेत्र के अंदर मंडियां किस तरीके से हमने स्प्रेड करी, और यही प्रयास है कि इसको इतना फैलाने का कि किसी किसान को अपने घर से 10-12 किलोमीटर से दूर मंडी के अंदर या किसी परचेज सेंटर के अंदर अपनी फसल को जाके गिरना ना हो। हमारा ये प्रयास है कि हम अगले महीने के अंदर अंदर जो 90 लाख के आसपास पिछले साल मैट्रिक टन प्रिक्योरमेंट हुई थी, उसी प्रकार से हरियाणा के किसानों की आड़ती भाइयों के साथ मिलकर क्रॉप का एक एक दाना हम परचेज करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से तमाम किसान भी भाई भी मिलकर इस प्रिक्योरमेंट प्रोसेस में हमारा साथ देने का काम करें। एक कल जरूर विषय मेरे सामने आया था, मैं साझा करूंगा। बारी बारी एक विषय उठ रहा है बूट लेगिंग का, इलीगल सेल ऑफ लिकर का। हमारे द्वारा एक्साइज महकमे द्वारा अलग अलग प्रदेश के वेयर हाउसेज में, डिस्टिलरीज के अंदर और साथ साथ जो जो ठेके 26 तारीख से बंद हुए थे 442 रेड कंडक्ट हुई है। पुलिस द्वारा 1200 से अधिक वाहन या लोग शराब बेचते हुए पकड़े गए हैं, जिसके ऊपर 1200 से अधिक एफआईआर हुई है। लगभग 1,60,000 से ऊपर अवैध शराब की बोतलें, जिसमें इंग्लिश भी देसी भी प्रदेश के अलग अलग कोनों में पकड़ी गई। मगर एक विषय जरूर रिस्क का सामने आया है कि प्रदेश के अंदर 10,000 लीटर से ज्यादा लाहन पकड़ी गई, जो कि अपने आप में खतरे की एक घंटी है, एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर। कौन से पकड़ी गई? अलग अलग जिलों के अंदर, खासतौर पर जो बॉर्डर संबंधित जिले, वहां लाहन का बढ़ना बहुत अधिक। उन लोगों को अरेस्ट भी पुलिस महकमे ने किया है, उनकी एफआईआर भी हुई है, और निरंतर हमने भी बारी बारी वार्निंग दी। और मैं जरूर ये कहूंगा कि अगर जरूरियात पड़ी तो जो स्टॉक 31 तारीख को, 26 तारीख को और 12 तारीख को हमने लिया, उसके अंदर हमने 12 लोगों को नोटिस ऑलरेडी इशू कर दिया है, जिनके स्टॉक की मात्रा कम पाई गई। और अगर अब भी जरूरत पड़ती है तो उनको नोटिस के साथ साथ परमानेंटली हमें बैन करना पड़ेगा। अगर इस तरह का प्रयास किसी भी लाइसेंसी द्वारा पिछले दिनों में किया गया। मैं तो आपके माध्यम से भी, आज हमने अखबार के इश्तिहार के माध्यम से भी वार्निंग दी है कि इस प्रकार की गतिविधि
पूरी तरीके से बंद करी जाए, क्योंकि ये हेल्थ हैजर्ड भी अपने आप में क्रिएट प्रदेश में ही नहीं देश में हो रहा है। और मैं उम्मीद करूंगा एक एक हरियाणा का नागरिक गंभीरता के साथ इन विषयों पे सरकार का साथ दे, लॉकडाउन को मजबूती से लॉकडाउन का पालन करे और प्रदेश के अंदर इस महामारी से, जैसे हमने 8 जिलों को आज नेगेटिव किया है, बचे 14 जिलों को भी नेगेटिव करने में सरकार का सहयोग। ये पंजाब में अनुमति मांगी है लिकर बैंक खोलने की, क्योंकि जिस तरह आपने कहा लाहन पकड़ी गई है और ब्लैक मार्केटिंग भी आपके सामने आई हुई है, तो क्या कुछ समय के लिए प्रदेश सरकार भी सोच रही है कि ये लिकर बैंक को खोल दिया जाए, ताकि नकली शराब या और तरह से लोग जो हैं पीकर जो हैं हेल्थ हैबिट्स ना हो? देखिए, केंद्र सरकार की जो 15 तारीख को गाइडलाइन आई, उसमें स्पष्ट तौर पे क्लैरिफाई है कि कोई भी लिकर वेंट 3 तारीख तक नहीं खोले जाएंगे। इसके अंदर हरियाणा प्रदेश में वेंट्स को खोलने की बात पर मैं पूरी तौर पर विराम लगाता हूं। बिल्कुल, अगर केंद्र सरकार अपने डिसीजन को रिवाइज करती और हमें लगता है कि और प्रदेशों के अंदर इसको शुरू किया जाए, तो प्रदेश सरकार फिर उसके बाद ही अपना फैसला ले। दुष्यंत जी, 2 इशू बड़े हैं। एक आपने वैसे टच दोनों कर लिए हैं, लेकिन जब शराब हमारी बंद है, अवैध कहाँ से आ रही है? बूट लेगिंग बिहार में जहां शराब बंद है वहां भी चलती है, गुजरात जहां शराब बंद है वहां भी चलती है। मगर सबसे बड़ी जो रिस्क की बात है कि जो हमने 96 से 99 तक माफिया प्रदेश के अंदर देखा था, वो दोबारा ना पैदा हो जाए। सरकार इसके ऊपर गंभीर है, तो इसलिए हमने सख्ती बरती हुई। मैं तो धन्यवाद करूंगा पुलिस प्रशासन का, जिनने लॉकडाउन की व्यवस्था में भी सहयोग दिया और इस तरह के काला बाजारी करने वाले लोगों को भी पकड़ने का काम किया। और ये तो वो लोग हैं जो सिलेंडर बेचने का परमिट बनवाकर भी शराब बेचने का काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को केवल मात्र हम पकड़ सकते हैं। मगर उपलब्धता कहां से हो रही है? हमारे पास जिन जिन वेंड्स के L1 L12 के स्टॉक्स थे, निरंतर उनको चेक किया जा रहा है, और कहीं भी कमी पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी हम ले रहे हैं। मगर किसी ने होल्डिंग और स्टॉकिंग करी हुई थी और उन लोगों द्वारा इस तरह के काम करे जा रहे हैं, तो इसको पकड़ना बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि फिर आपको एक एक के घर की इंस्पेक्शन लेनी पड़ेगी। और इस व्यवस्था पे आज हमारे पास इतना पुलिस प्रशासन और मैन पावर नहीं है जो हेल्थ टीम्स के साथ जाकर भी इंस्पेक्ट करे, नाकों पर भी बैठे, फ्लैग मार्चेस भी करे, और अब एक नया प्रयोग हमें करना पड़े। नॉट द राइट टाइम, मगर हम सख्ती के साथ इसके ऊपर अपनी कार्रवाई को जारी रखें। इसको गहराई से थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि पुलिस काम बहुत अच्छा कर रही है, आपका डिपार्टमेंट भी एक्साइज काम कर रहा है। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में नहीं जा रहे। जो शराब पकड़ी गई है तो पता है ना कौन से मार्का की है, कौन सी कंपनी की है, वो उनसे क्यों नहीं पता कर रहे हैं हम उनसे कि वो कहाँ से लेके आए हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि एट सोर्स क्यों नहीं जा रहा? अभी तो पकड़ा जा रहा था। जो पकड़ी गई उनके बैच नंबर्स को मैच किया जाता है। हाँ। उनके सेल परचेज को मॉनिटर किया जाता है। मगर जो 2019 की प्रोडक्शन की आज उसकी प्रोक्योरमेंट, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को मॉनिटर करना मुश्किल है। 2020 के मार्च के बाद की अगर प्रोडक्शन की पाई जाती है तो मुकदमा फिर जो डिस्टिलर्स हैं उनके विरुद्ध हम करने का काम करें। ये जो आड़ती अभी भी जो हड़ताल किए हुए हैं और अभी भी खरीद नहीं हो रही जिन जिलों के अंदर, तो क्या कोई और साधन से वो खरीद करवा रहे हैं? मैं तो एक चीज कह सकता हूं कि उनकी मांगों को सरकार ने निरंतर माना है। उनकी एक समस्या थी कि इस महामारी के अंदर हम नए खाते कैसे खोलेंगे। हमने उनको पुराने खाते ऑपरेट करने की परमिशन दी, मगर
किसान को उसके खाते में पैसा देना और प्रॉपर टाइम बाउंड मैनर के अंदर वो पैसा पहुंचे, ये हमारा प्रयास है। इसको सरकार हर प्रयास से मॉनिटर भी कर रही है और 5 दिन के अंदर किसान को उसकी पूरी दामी देने का काम। लेकिन आड़ती कह रहे हैं कि उनके माध्यम से करवाई जाए पेमेंट। हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि जो फार्मर अपनी क्रॉप को डिले लेकर आता है एफसीआई को उसका बेनिफिट भी होता है, क्योंकि उसके ट्रांसपोर्टेशन, उसके होल्डिंग चार्जेस के अंदर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को फायदा मिलता है। पंजाब ने भी हमारा प्रपोजल भेजा था, केंद्र सरकार द्वारा अभी तक उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। आगे अगर कोई आता है तो उसका बेनिफिट हम ट्रांसफर करने का काम। पर हरियाणा अपने पास से कोई बेनिफिट नहीं देगा। आज के दिन तो किसी भी प्रदेश के अंदर, केवल मात्र हरियाणा ही स्पष्ट शब्दों में कह, रेवेन्यू सोर्स नेगेटिव, ये आप सबको भी समझना पड़ेगा। चाहे रिसीप्ट्स ट्रांसपोर्टेशन की हो, चाहे रिसीप्ट्स रेवेन्यू की हो, चाहे रिसीप्ट्स पावर की हो, चाहे रिसीप्ट्स एक्साइज की हो, चाहे जीएसटी की हो, हर प्रकार का उद्योग बंद है। किसान भी आज जानता है, हम सब भी जानते हैं कि प्रदेशों को बैक टू नॉर्मल लाने में भी कितना टाइम भी लगेगा और जोर भी लगेगा। और उसके अंदर हम तो केंद्र सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं कि जिस प्रकार से उनने लेबर के लिए आज उनने फार्मर को 2-2 हजार रुपया अप्रैल के अंदर देने का काम किया, बैक टू नॉर्मल लाने के लिए भी केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेने का काम। तो आपने ये कहा ना कि स्पष्ट तौर पे हरियाणा का नेगेटिव रेवेन्यू है, रिसोर्सेज, हम किसान को हरियाणा की तरफ से कोई पैसा नहीं देंगे। किसान के दाने का 1925 रुपया जो उसका हक है, एमएसपी 2.5% आड़त जो हमारे आड़ती भाई लेते हैं, जो कि सिर्फ गेहूं की लगभग 450 करोड़ के आसपास है, उसमें 1 रुपए की भी कटौती नहीं करी जाएगी। 22,000 करोड़ रुपया तो किसान का और लगभग 350 करोड़ रुपए आड़ती का हम दूसरे दिन जैसे ही गोदामों में गेहूं पहुंचेगी उनके खाते में ट्रांसफर करेंगे, उसको 1 सेकंड भी नहीं रोका जाएगा। लेकिन क्रॉप आने की आपको उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से किसान हमारा सहयोग कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर इस साल का जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का डाटा कलेक्टेड है वो 70 लाख मेट्रिक टन से ऊपर का है। और अगर हम फेस्ड मैनर में जिस तरीके से 1 लाख के लगभग मेट्रिक टन पहले दिन आई, 2 लाख के लगभग मेट्रिक टन दूसरे दिन आई, हमारी एवरेज 2-2.5 लाख मेट्रिक टन डेली की प्रोक्योरमेंट रहती है। ये पिछले 5 सालों का हमने डाटा एनालाइज किया है। उनको टाइम बाउंड मैनर के अंदर हम परचेज भी करेंगे और मुझे उम्मीद है कि 70 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा हरियाणा के किसान की गेहूं हरियाणा की अलग अलग मंडियों में देखिए, कई जगह स्पेशल गिरदावरी भी करी गई है, अलग अलग फेस्ड मैनर में किसान को उनका मुआवजा भी दिया गया है। बिल्कुल एक फैक्टर, क्योंकि इंटर स्टेट बॉर्डर सील्ड है, वो भी एक कारण रहेगा। मगर हरियाणा प्रदेश के किसान का एक कणक का दाना हम खरीदेगा। सर, चीन की एक चीज सामने आई है कि जो रैपिड टेस्टिंग किट्स थी उनके लिए डबल पैसे वसूल रहा था और वो इफेक्टिव भी नहीं, जिस तरह से राजस्थान में देखने को मिला है। सर, हरियाणा सरकार ने कोई 1 लाख टेस्ट किट्स का कोई ऑर्डर कैंसिल किया है, और क्या कहेंगे आप जिस तरह से डबल रेट्स जो हैं वो चीज़ों के वसूल रहा है? देखिए, चीन की किट्स हमारे पास आई नहीं आई, इसका तो निर्णय और इसकी रिपोर्ट तो हेल्थ विभाग आपको बेहतर दे पाए जी। मगर मेरे सामने एक विषय आया था कोरियन एम्बेसी द्वारा कि उनकी एक कंपनी मानेसर के अंदर स्थित है जो कोरिया की जो रैपिड टेस्टिंग किट है
उसकी प्रोडक्शन मानेसर के अंदर शुरू करना चाहती है, उसको हमने परमिट करने का काम किया है कि हमारे देश के अंदर भी अगर उपलब्धता हो तो रैपिड टेस्टिंग किट हम यहाँ उपलब्ध कराएं कि एटलीस्ट हमारे देश की डिमांड को हरियाणा की धरती से हम फुलफिल करें। मानक आपके ध्यान में है कि कितने की किट पड़ेगी, क्या चाइना और सर कब तक ये प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी? लेना शुरू कर दिया हमसे। देखिए अभी तो उनको कल परमिशन दी, प्रोडक्शन जैसे ही शुरू होगी उसके बाद टेंडरिंग प्रोसेस के माध्यम से उसकी प्रोक्योरमेंट करी जाएगी। जो इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट हुई उसके अंदर जितना सप्लाई हमारे पास आया है और जो आंकड़े मेरे पास है वो यही है कि केंद्र सरकार द्वारा उसको प्रोक्योर कर अलग अलग विभिन्न स्टेटों को दिया गया है। हमारी ओर से भी जो प्रोक्योरमेंट करी गई है वो भी केंद्र सरकार के रेट्स के ऊपर करी। रेट डिफरेंस क्या रहेगा सर इसमें? 400 एग्जैक्ट रेट्स की बात पे मैं चाहूंगा आपको तो डिस्ट्रिक्ट के एंगल से संपर्क था हेल्थ क्या? विभाग से आप उसकी जाएं। ये जो विषय अभी आपने थोड़ा बताया बीच में रह गया हमारा, जब आपने इतना ओपनली कह दिया, आड़तियों को भी कह दिया कि भी आपके माध्यम से किसानों की पेमेंट होगी, किसानों को भी कह दिया 3 दिन में आपकी पेमेंट आ जाएगी, तो फिर आड़ती अभी भी अड़े क्यों बैठी हैं? वो विषय क्या है जिसको आप नकेल नहीं कर पा रहे? देखो नकेल कसने का समय नहीं, आज इस महामारी में लड़ने का समय नहीं, हमें एक दूसरे का सहयोग करना है। और इस साल के पैटर्न में कोई अंतर नहीं। भ्रमित कर अगर किसान को रोका जा रहा है, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम स्वयं प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को चलाएंगे, मगर किसान के दाने को कहीं रुकने नहीं देंगे। मैं तो उन आड़ती भाइयों का आभार प्रकट करता हूं। मेरे पास कल एक 57-77 रजिस्टर्ड किसान है निर्मल यमुनानगर का, वो 100 क्विंटल गेहूं लेकर अपनी ट्राली में गया और उसकी 1 मिनट में 100 के 100 क्विंटल की प्रोक्योरमेंट हुई। इसी प्रकार से अलग अलग जिलों के अंदर कोई पाबंदी किसी किसान की फसल पर नहीं। अगर मैं फार्मर हूं, मुझे पता है 20 क्विंटल 1 एकड़ में एवरेज औसतन आ रही, 5 क्विंटल के अंदर 5 एकड़ के अंदर 100 क्विंटल हो जाती। कोई सरकार की ओर से प्रतिबंध नहीं है। 1 ट्राली लाए, 2 ट्राली लाए, 3 ट्राली लाए, प्रत्येक दाना उस किसान का जिस दिन उसको बुलाया गया है, जिस प्रक्रिया सेंटर पर उसको बुलाया गया है, उस पर परचेज किया जाएगा। और इसके लिए मैं उन किसानों से भी आग्रह करूंगा, आप अन्नदाता हो, आपके हम आभारी हैं। जब मेडिकल इक्विपमेंट के, सैनिटाइजर्स के, मास्क के लोगों ने प्राइस को इन्फ्लेट कर दिया, आज आपकी बदौलत है कि हिंदुस्तान में 1 लीटर दूध का नहीं बढ़ा, 1 रुपया प्रति लीटर दूध का नहीं बढ़ा। आज आपकी बदौलत है कि सब्जी का रेट आप लोगों ने इस महामारी में भी 1 रुपया किलो बढ़ाने का काम नहीं किया। इस महामारी में जितना आपका योगदान है उसके बदले आपसे इतना ही सहयोग माना जाता है कि जिस दिन आपको जिस प्रोक्योरमेंट सेंटर पर बुलाया जाए, लोग तो हमारे 477 प्रोक्योरमेंट सेंटर को जब 3 गुना किया हमने, उस पर भी सवालिया निशान लगा रहे थे। कितने सक्सेसफुली आज आड़तियों की मदद से हम उनको रन कर पा रहे हैं। पर जो और सरकार गंभीर है कि फार्मर का एक एक दाना आड़तियों की मदद के साथ हम प्रोक्योर। अगर आड़ती नहीं खरीदेंगे तो सरकार की एजेंसी खरीदेगी, ये कहना चाह रहे हैं ना? मैं तो ये आग्रह करूंगा कि जहां कहीं दिक्कत आ रही तो एजेंसी खरीद करेगी, एजेंसी खरीद करे। अगर आप सुरेंद्र जी जाके कच्ची आड़त का लाइसेंस लेकर प्रोक्योरमेंट शुरू करेंगे तो 2.5% प्रोक्योरमेंट का हम आपके खाते में डालें। ठीक है, हम तो हरियाणा के युवा को रोजगार दे दें। या प्रोक्योरमेंट में हमारा तुरंत मिल जाएगा, कच्चे आड़ती का लाइसेंस तुरंत मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जहां कहीं अगर हमें प्रोक्योरमेंट सेंटर पर यह लगता है कि हमारे पास कोई प्रोक्योरमेंट के अंदर लोगों की कमी है, तो हम परमिट कर रहे हैं कि आप लोग भी इस प्रोसेस को शुरू करें। इस बार सरसों की जो खरीद हो रही है वो सरसों मंडी में नहीं जा रही है, बाहर जो मिले हैं सीधी ट्रक उनमें उतर रहे हैं, तो मार्केट फीस की चोरी हो रही है। ये दादरी में, भिवानी में, इधर सारी जगह कोई रेड पड़वाएंगे कोई ऐसा? देखिए हमारे पास सरसों के एक एक फार्मर की रजिस्ट्रेशन है। अगर कहीं भी इस तरह की समस्या आएगी जहां कोई मार्केट फीस की चोरी कर रहा है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को बाईपास कर रहा है, तो जो
एक्शन मार्केट कमेटी ने लेने, एग्रीकल्चर विभाग ने लेने, वो स्वयं अपने आप लेने का काम। एक थोड़ा आपका इशू है जो आपने शुरू में टच किया था, जो आर्थिक गतिविधियां शुरू करवाई हैं, अभी हमने कितने जिलों में ये स्टार्ट किया है, या कंटेनमेंट जोन जो जिले के अंदर बना हुआ एक पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के उसमें किया है? ये थोड़ी सी क्लैरिटी आप और कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। और हमने एक पॉइंट मेरा क्वेश्चन और क्योंकि लंबा जवाब आएगा आपका, हमने इसको सीमित क्यों किया कि पहले आओ पहले बार हम 25% देंगे, हम 50% देंगे, हम 33% परमिट्स देंगे, जो 19 तारीख का ऑर्डर है जो आपका, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे क्या है? जरूर इस पे बताऊंगा कि इंडस्ट्रियल गतिविधि को खोलने के लिए 4 निर्णय लिए गए। एक, जो इंडस्ट्री 5 लोगों से कम ऑपरेट होती है उसको बीडीपीओ परमिट कर सकता है, उसके लेवल पर एक कमेटी बनाई गई है, क्योंकि उसके अंदर अपने आप ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती है। आटा चक्की हो, कोई आ रहा है, इस प्रकार की गतिविधि जहां कम से कम 5 से 10 फीट का डिफरेंस एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय के अंदर होता है। दूसरी इंडस्ट्री है जिसमें 5 से 25 एम्प्लॉय, उसको एसडीएम डीएसपी लेवल की एक कमेटी बनाई गई है जो मॉनिटर करे। तीसरा लेवल है जो एमएसएमई हम बोलते हैं, जहां 200 तक एम्प्लॉयज है 25। उसके अंदर क्योंकि स्निचिंग का काम बड़ी क्लोजली किया जाता है, अगर हम एक एक फुट पे एम्प्लॉयज को बिठाएं और किसी तरह से कोरोना का स्प्रेडिंग वहां शुरू हो जाती है तो एक दिक्कत हमें देखने में आएगी। और तीसरा जो डीसी लेवल पर किया गया है, जो हेवी इंडस्ट्री है, 200 से ऊपर लोग हैं, बड़ी इंडस्ट्री। एक एग्जांपल आपको दूं कि एक रनिंग चेन इंडस्ट्री मेरे सामने आई, स्टील की है। इस्पात मंत्री के भी निरंतर केंद्र से हमारे पास फोन आए कि हमें उनके ऑपरेशन भी शुरू करें, जिसके अंदर एक एम्प्लॉय से दूसरा एम्प्लॉय 20 फुट की दूरी पर रहता है, मगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वहां उस चेन को चलाने के लिए 200 से अधिक थी। उसके अंदर भी एकदम गतिविधि को इतना हम बढ़ा दें कि हम 200 लोगों से ज्यादा को किसी एक पेशेंट की वजह से इफेक्ट कर दे, वो रिस्क ना लेते हुए हमने कहा है कि इन सेटू जो अपने प्रेमिसेस में एम्प्लॉयज के खाने का रुकने का प्रतिबंध कर सकते हैं, उनको हम परमिट करेंगे एट % ऑफ 50%, जो केंद्र सरकार ने एमएचए की गाइडलाइंस में दी। मगर जहां इन सेटू नहीं है वहां लिमिटेड रेडियस में, जो डीसी डिसाइड करेगा 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर, एम्प्लॉयज के आने जाने की गतिविधि को प्रॉपर बसों के तहत मॉनिटर किया जाएगा, सैनिटाइजेशन करी जाएगी, इक्विपमेंट और फैक्ट्री की दिन में 2 बार सैनिटाइजेशन करी जाएगी। उसको हम 33% पर परमिट कर रहे हैं कि एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय के बीच में गैप। फॉर एग्जांपल हमारा आईटी सेक्टर है, जहां एक सीट पर अगर एम्प्लॉय हो, जब 33% कैपेसिटी पे चलेगा तो 2 सीटों का उनके बीच में गैप रहेगा और फिर एक एम्प्लॉय आएगा। बिल्कुल अगर 3 तारीख के बाद ऐसी इंडस्ट्री में हमें कोई भी कोरोना संबंधित जानकारी नहीं मिलती तो हम उसको बढ़ाकर 50% तक करेंगे, मगर फेस्ड मैनर में करेंगे, जिससे हमारी इंडस्ट्री भी बैक टू लाइफ आए और कोरोना की जो लड़ाई को हम 1 महीने से लड़ रहे हैं इसको भी कहीं ना कहीं हम रोक पाए, हरियाणा को कोरोना मुक्त कर पाए। आपने स्वयं देखा होगा कि परसेंटेज ऑफ कोरोना नेगेटिव केसेस जो हुए हिंदुस्तान में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा काम हरियाणा प्रदेश में। डबलिंग ऑफ कोरोना पेशेंट्स की जहां बात करी जाए, कई प्रदेशों में तो रात में हो रहे हैं और हमारे उसको सप्ताह से ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कार्य, खास तौर पर डिप्टी कमिश्नर, एसपी और जो डॉक्टर्स हैं और लोगों की जो जागरूकता है उसकी वजह से बड़ा अच्छी तरीके से मॉनिटर। दुष्यंत जी, एक जो फैक्ट्रियों के अंदर एक दिक्कत आ रही है कि जब फैक्ट्रियां तो खोल दी हैं लेकिन मजदूर आने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि सरकार ने कह रखा है घर बैठे तनख्वाह मिलेगी, अब वो ज्वाइन करने के लिए तैयार ही नहीं है, मजदूर फैक्ट्रियों में आने के लिए तैयार नहीं है। उद्योगपतियों को ये दिक्कत आ रही है। इसमें आप कहना चाह रहे हो कि हम 33% को लाने की बात कर रहे हैं, बचे हुए जो 67% है उनकी तनख्वाह बंद करवा दें। हमारा प्रयास है
कि हम अपनी इंडस्ट्री को बैक टू नॉर्मल लाएं, मगर कोरोना के लॉकडाउन की हम धज्जियां नहीं उड़ा सकते। लोगों को जागरूक होकर इसको फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल चैलेंजेस केवल मात्र सरकार के सामने नहीं, इंडस्ट्री के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है, पब्लिक के सामने सारे। और सबसे बड़ी बात जो है कि 130 करोड़ की आबादी आज स्टैंड स्टिल पे सिर्फ इस कोरोना की लड़ाई की वजह से बैठी है। हमें तो आभार प्रकट करना चाहिए एक एक नागरिक का जिसने गंभीरता के साथ इस देश के अंदर कोरोना की इस महामारी से लड़ाई की। मेरा सवाल तो ये था कंटेनमेंट जोन वाला। भूषण जी, इसमें एक सवाल मैं जोड़ना चाहूंगा। जिस विपक्ष के कई नेता ये कह रहे हैं कि आपने इस महामारी के टाइम, जब आपको इस महामारी के टाइम पुरानी पत्ती से खरीद करनी चाहिए थी, आपने आड़ती और किसान का गठजोड़ जो था वो तोड़ने का प्रयास किया है। आपने ई खरीद जो शुरू की, उस वजह से ये जो जिस तरह की स्थिति पैदा हुई, आड़ती नाराज है या व्यापारी नाराज है, ये माहौल इस वजह से बना है। साथ ही साथ कई जगह पर आड़ती ये कह रहे हैं कि उनको मार्केट कमेटी जो है वो FIR करने की धमकी दे रही है, उनके लाइसेंस कैंसिल करने की धमकी देकर उनको खरीद कर दबाव बना। मैं एक चीज बोल दूं, जहां प्रोक्योरमेंट की बात पिछले साल से इस साल के अंदर केवल मात्र एक फर्क है कि प्रोक्योरमेंट का जैसे ही एक बैग मंडी के अंदर जाएगा, मंडी से गोदाउन में जाएगा, उससे 2 दिन के अंदर पैसा आड़ती के खाते में ट्रांसफर होगा और 3 दिन के अंदर उसके बाद किसान के खाते में जाएगा। पुराने खाते हैं, पहले भी उसी प्रणाली से करी जाती थी। विपक्ष ने तो लॉकडाउन की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी और जिस प्रकार से भाषण शुरू हो चुके हैं, रैलियां शुरू हो चुकी, मुझे नहीं लगता कि हमें बोलने की जरूरत है। हरियाणा का एक एक नागरिक इसको समझता है। ये विश्वास किसान का भी सरकार पे है कि अगर हम 3 लाख मेट्रिक टन के लगभग 2,82,000 मेट्रिक टन 2 दिनों में प्रोक्योर कर सकते हैं, टाइम जरूर लग सकता है, मगर किसान का एक एक दाना हम पूरी तौर पर प्रोक्योर करें। ऐसा कोई आदेश दिए सर कि जो आड़ती नहीं खरीद कर रहे हैं, हड़ताल करें, उनके लाइसेंस कैंसिल करें, उनके खिलाफ मुकदमा करें? अगर ऐसा कोई आदेश आता तो मुझे लगता है मेरे से पहले आप लोग अपने टीवी और अखबारों में छाप। आड़ती कह रहे हैं सर कि हमारे पास ऐसे फोन मैं विश्वास दिला सकता हूं कि किसी तरीके से भी फार्मर को और आड़ती को किसी तरीके से भी तंग नहीं किया। सर, जो इंडस्ट्रीज हैं, खासतौर से हम गुरुग्राम फरीदाबाद की अगर हम बात कर रहे हैं, ज़्यादातर वहीं पे कंटेनमेंट जोन भी वहीं पर है, इसलिए उनको अलाउ भी नहीं किया जा रहा। लेकिन जो इंडस्ट्रीज चलाने वाले लोग हैं, अब उनके सामने ये चैलेंजेस है कि 1 महीने की सैलरी वो पहले दे चुके हैं बैठी हुई लेबर को। अब उनके वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम अगले महीने की सैलरी भी इस तरीके से बैठी हुई लेबर को। देखो, जहां कंटेनमेंट जोन है वहां रिस्क ज्यादा है और डे टू डे कंटेनमेंट जोन को मॉनिटर किया जाता है एक एक पेशेंट को, और खास तौर पर हमारी जो कमेटियां ANMs की बनी है वो जाकर भी वहां पर सर्वे कर रही है। रिस्क फैक्टर को कम किया जाए, इसलिए ये निर्णय लिया गया। अगर 3 तारीख तक 7 जिलों से बढ़कर हम 15 जिले 16 जिलों के अंदर कोरोना नेगेटिव होते तो अपने आप इंडस्ट्री जो नॉन कंटेमिनेटेड एरियाज है, और आप गुरुग्राम की जहां बात कर रहे हैं, मानेसर कंटेनमेंट जोन में नहीं आता। मानेसर की इंडस्ट्रीज को हमने परमिट किया। फरीदाबाद के अंदर बल्लभगढ़ कंटेनमेंट जोन में नहीं आता, उनको हमने परमिट किया। कंटेनमेंट जोन जिला नहीं, ब्लॉक नहीं, कंटेनमेंट जोन एरिया है जिसको डिप्टी कमिश्नर नोटिफाई करते हैं और उसको लॉकडाउन करते हैं। अगर कंटेनमेंट जोन में कोई फैक्ट्री है तो मुझे नहीं लगता इंडस्ट्रियलिस्ट भी कोई करोड़पति इतना बड़ा रिस्क अपनी जान का भी लेगा कि वो कंटेनमेंट जोन के अंदर जाकर अपने व्यापार को शुरू करे। पर जहां सैलरीज की बात आ रही है, एक चैलेंज है, चैलेंज पूरी दुनिया के आगे सारी जगह, और पिछले महीने के अंदर इंडस्ट्री ने हमारा बहुत सहयोग दिया है। हम तो केंद्र सरकार के ऊपर इंतजार कर रहे हैं कि वो निर्णय ले कि किस तरीके से पूरी इंडस्ट्री को, केवल मात्र हरियाणा के 2 जिलों की या 4 जिलों की नहीं, देश भर की इंडस्ट्री को बैक टू नॉर्मल स्पीडली हम लेकर आए, जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स भी अलाइव हो, हमारे दिन प्रतिदिन की जरूरियात की चीजें भी प्रदेश के अंदर उपलब्ध हो। आज बात करते हैं कि जैसे कूलर है, गर्मी आ रही है, हर आदमी के जीवन के अंदर है। आज किताबें, हमें नोटिफाई करना पड़ा केंद्र के ऑर्डर के बाद कि किताबों की दुकानें नहीं खुलेगी,
मगर हमने जितनी ऑनलाइन सपोर्ट की ई ट्रेड की वेबसाइट्स हैं उनसे आग्रह किया है कि छोटा दुकानदार भी उनके साथ टाई अप करे और इंटरनेट की मदद के साथ स्टेशनरी को प्रॉपर उपलब्ध कराने का काम। मेरा सवाल जो ये था, जो हुंडी में फंसी हुई है, आपने 33% 50% तो मैंने ही पढ़ लिया था। जो नंबर बता दूंगा, जो नंबर ऑफ इंडस्ट्री के जो आवेदन हैं वो कम क्यों किया है? मैं कह रहा पहले पाव का आधार क्यों रखा है? जितने अप्लाई करते हैं सबको दो, जो उसमें नॉर्म में आती हैं। मेरा पॉइंट वो है, संख्या कर्मचारियों की संख्या तो आप निर्धारित कर दी, उसकी भी संख्या निर्धारित कर दी, नंबर ऑफ इंडस्ट्री जो